Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. So after completing a lots of the theoretical as well as the practical concept which are related to the very important numerical chapter of class 11th accountancy, that is in books of original entry, that is in general. And in this chapter, firstly we discuss what is the meaning of general, what are the characteristics of general, what are the format of the general, what are the rules of generalizing, the traditional rule as well as the modern rule, as well as we discussed about the various numerical transactions, and we discussed how we will pass the journal entries. So after completing a lots of the numerical and practical concept, let's we discuss the new topic of today's session, that is in recording of banking transactions. इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को हम कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पहले से हम लोगों ने इस बात पे फोकस किया हुआ है कि कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट की सिचुएशंस में हम कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, एज वेल एज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री, उसके लिए क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या कंडीशंस होती है, उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सो लेट वी स्टार्ट द टुडेज सेशन। द टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। यू नो वेरी वेल, आज का जो एज है वो बैंकिंग एज है, यानी हर बिजनेस जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो बैंक के साथ रिलेट करता है और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करता है। अगर वो परचेस करता है, सेल करता है, तो वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम रूप से मैक्सिमम वो है बिजनेस से क्या होता है, बैंक से क्या होता है, अटैच्ड होता है या बैंक पे वो डिपेंडेंट होता है। सो बिजनेस में कई ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बेसिकली बैंक से रिलेट करते हैं और उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग स्पेसिफिकली क्या करते हैं, उनकी जनरेटिव पास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट केस इज व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इन बैंक। सपोज अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया, सो इफ वी डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंक, अगर हम कैश सबमिट करते हैं बैंक में, अगर कैश को हमने डिपॉजिट किया बैंक में, सो इन दिस सिचुएशन द जर्नल एंट्री विल बी अ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हाई? बिकॉज बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सो जब भी हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो हु इज अ रिसीवर, बैंक इज अ रिसीवर। सो बैंक को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड व्हाट गोस, जब भी हम कैश सब डिपॉजिट करेंगे बैंक में, सो व्हाट गोस, कैश। सो हमारे पास से कैश जाएगा एंड हु इज अ रिसीवर, बैंक। सो बैंक इज टू बी डेबिटेड। इसी का जस्ट अपोजिट है, जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक टू कैश, और अगर हम सिमिलरली व्हेन कैश इज withdrawn from बैंक, अगर हम बैंक से पैसा निकालते हैं, बैंक में पैसा जमा किया, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर हम निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, सो इन दिस सिचुएशन द जर्नल एंट्री विल बी अ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो क्योंकि जब भी हम बैंक से पैसा निकालेंगे, सो हमारे पास कैश रिटर्न होगा, हमारे पास कैश आएगा, ओके हमारे पास पैसा आएगा। और हु इज अ गिवर, बैंक इज अ गिवर। सो हर एंट्रीज में आपका जो डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल है वो 100% क्या होता है, फॉलो होता है। उसी के साथ साथ सिमिलरली इफ हटा दी, व्हेन गुड्स परचेज एंड पेमेंट made through check
और बैंक। सो अगर हमने गुड्स परचेस किया, हमने गुड्स खरीदा और उसका जो पेमेंट है हमने चेक से या बैंक से किया, सो यू नो वेरी वेल, अगर हमने गुड्स परचेस किया सो एंट्री क्या होती है इस सिचुएशन में, जो जनरल एंट्री विल बी अ परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट क्या होता है आपका, डेबिट होता है। और आपने किससे पेमेंट किया है, चेक के थ्रू पेमेंट किया है। चेक मतलब आपने चेक काट के पेमेंट किया है, यानी आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, तो सिचुएशन में आपका कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, बैंक। बिकॉज उसका पेमेंट आप नहीं दोगे, उसका पेमेंट कौन देगा, बैंक देगा। सो बैंक इज अ गिवर और आपने क्या किया, परचेस किया। ठीक है। सिमिलरली व्हेन एक्सपेंसेस पेड थ्रू चेक, अगर हम कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं, अगर हमने कोई भी खर्चा किया बिजनेस में, कोई भी एक्सपेंस किया और एक्सपेंस को पे किया थ्रू चेक, मतलब चेक काट के किया, तो इस सिचुएशन में भी उस एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और चेक को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि चेक का पेमेंट हमेशा कौन करता है, बैंक करता है। गॉट इट। सिमिलरली अब यहां पे थोड़ा सा क्लाइमैक्स आएगा, यहां पे थोड़ा चेंजेस आएगा। वो चेंजेस क्या है कि सपोज व्हेन, जब हमने गुड्स सोल्ड किया, व्हेन गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव थ्रू चेक, यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर हमने कोई गुड्स सोल्ड किया, हमने गुड्स सोल्ड किया और उसका जो पेमेंट हमें मिला है, उस पेमेंट को हमने किस पेमेंट जो मिला है वो किस में मिला है, चेक पे मिला है। जैसे हम चेक से पेमेंट दूसरों को देते हैं, वैसे चेक से हमें भी तो कोई पेमेंट कर सकता है। सो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी हमें चेक मिलता है तो इस सिचुएशन में द जनरल एंट्री विल बी चेक्स इन हैंड टू सेल्स। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप इस सिचुएशन में बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, यहां पर आप चेक से हैंड डेबिट करेंगे, क्योंकि वो चेक अभी आपको मिला है और आपने उसे भी बैंक में सबमिट नहीं किया। जैसे ही चेक्स डिपॉजिट इन बैंक, जैसे ही आप चेक को डिपॉजिट कर देंगे बैंक में, जैसे ही आपने क्या किया, चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तुरंत वो चेक कन्वर्ट हो जाएगा आपके बैंक में। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू द रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। वो क्या है कि जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं या एक्सपेंस पे करते हैं या फिर हम परचेस करते हैं, व्हाटएवर, जब भी हम पे करते हैं थ्रू चेक, अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं, सो वी एज्यूम दैट कि हमारा बैंक उसका पेमेंट करेगा। सो सिचुएशन में हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। गॉट इट। बट जब भी हमें कोई चेक मिलता है, पेमेंट रिसीव होता है इन द फॉर्म ऑफ चेक, तो उसको हम तब तक बैंक में कंसीडर नहीं करते जब तक कि वो पेमेंट हमारे बैंक में सबमिट ना हो जाए। यानी हम उसे चेक्स इन हैंड के नाम से डील करेंगे और जब उस चेक को हम बैंक में सबमिट कर देंगे, सो वो कहलाएगा आपका चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब इस एफ पॉइंट के साथ एक क्राइटेरिया भी है। यू नो वेरी वेल कि जब भी हमें कोई चेक मिलता है तो उस चेक को हम बैंक में सबमिट करते हैं, और अगर चेक सबमिट हो गया, बैंक ने उस चेक को क्लियर कर दिया, मतलब जिसने आपको चेक दिया था वो चेक सही था, उस चेक में सब चीज ऑथेंटिक थी, कोई चीज रॉन्ग नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब उस सिचुएशन में चेक डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, बैंक चेक का पेमेंट करने से डिनाई कर देता है। इसके कई रीजन हो सकते हैं। चेक पे जो सिग्नेचर है वो वैलिड नहीं है, चेक पे वो डेट है वो वैलिडिटी एक्सपायर हो चुका है, चेक में कहीं ना कोई मिस्टेक है, या जिस पर्सन ने आपको चेक पे किया है वो चेक उसके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। सो देयर आर वेरियस रीजन जिसके कारण
आपका जो चेक होता है उसका पेमेंट बैंक डिक्लाइन कर सकता है। अगर ऐसा कोई रीजन हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो उस सिचुएशन में उसको कहा जाता है डिसऑनर ऑफ चेक। क्या कहा जाता है? डिसऑनर ऑफ चेक। सो प्लीज नोट डाउन द कंडीशन नंबर G is a very important condition when bank dishonored the check। मतलब जब बैंक ने ये कहा कि हम उस चेक का पेमेंट नहीं करेंगे ड्यू टू एनी रीजन, तो इसका मतलब है चेक तो आपको मिला, आपने गुड्स सोल्ड किया है और उसके बाद उससे चेक लिया है, लेकिन जैसे ही बैंक ने उस चेक को क्या कर दिया, डिसऑनर डिक्लेयर कर दिया, बैंक ने कहा कि हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे, उस तुरंत आप क्या करेंगे, जो चेक आपको जिस कस्टमर से मिला था, जिस भी कस्टमर से आपको वो चेक मिला था, उसका अकाउंट आप डेबिट करेंगे, और जो उसने आपको चेक दिया था उसको आप ठीक है, और बैंक को आप क्या करेंगे, क्रेडिट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, वेन एवर वी सबमिट द चेक इन द बैंक, इफ चेक सबमिटेड इन द बैंक, अगर बैंक में चेक सबमिट हो गया, सब अच्छा रहा, अगर चेक सबमिट हो गया, सो दिस एंट्री विल बी पास्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। बट इफ बैंक says that the check is not valid and bank declined to pay the amount of mentioned on the check, so in this situation the journal entry will be customer account debit to bank account, यानी उस कस्टमर, जिस कस्टमर ने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये पूरा जितना मैंने ABCDEFG टोटल कितने हुए, 7 कंडीशन जो मैंने आपको बताई है related to the recording of banking transaction, please note down in your copy as well as in your mind। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, चेक से पे करते हैं, बैंक से पे करते हैं तो बैंक को क्रेडिट करते हैं, बट चेक अगर हमको मिलता है तो उसे हम तब तक बैंक के नाम से कंसीडर नहीं करते जब तक आप उस चेक को बैंक में सबमिट ना करो। अब जब आप चेक को जाओगे बैंक में सबमिट करने, तो वहाँ 2 कंडीशन हो सकती है, या तो चेक सबमिट हो जाएगा या तो चेक सबमिट नहीं होगा। अगर चेक सबमिट हो गया तो नॉर्मल एंट्री, और अगर नहीं हुआ सो द एंट्री विल बी अ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो आई रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन इन योर कॉपी। So after completing the different important conditions, situations related to the recording of banking transactions, now let's we move to the next topic of today's session, that is an opening entry। और जब हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे, जब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, कंपाउंड जर्नल एंट्री, सो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि ओपनिंग एंट्री इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, सो व्हाट इज द टॉपिक, ओपनिंग एंट्री। सो व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? एवरी फर्म्स मतलब हर फर्म्स, चाहे वो कोई भी फर्म्स हो, स्टार्ट इट्स न्यू बुक अपना न्यू बुक स्टार्ट करती है इन द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, इन द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। हर साल अपना क्या करती है, न्यू बुक स्टार्ट करती है। Since the closing balance of last year, since the closing of last year, मतलब लास्ट ईयर का जो बैलेंस होता है, since the closing of last year balance have to
carried forward to the next year. Carried forward to next year. So what are the important information related to the opening entry? हर फर्म क्या करती है, वो हर साल नई बुक ओपन करती है, बिगिन करती है, यानी वो लास्ट ईयर के बुक को क्या करती है, बैलेंस को क्या करती है, क्लोज करती है, और उसे नेक्स्ट ईयर क्या करती है, कैरीड फॉरवर्ड करती है. जैसे लास्ट ईयर 31 मार्च 2021, यू नो वेरी वेल वी फॉलो द अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं. सो अगर हमने फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, अगर हमने फॉलो किया है और 31 मार्च को जो भी हमारी एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल होगी, उसे हम क्या करेंगे, कैरीड फॉरवर्ड करेंगे ऑन द 1 अप्रैल 2021, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए उसे ट्रांसफर करेंगे. ओके, सो यही सिचुएशन ये कह रहा है कि हर फर्म क्या करती है, साल के बिगिनिंग में एक न्यू बुक स्टार्ट करती है, जिसमें वो लास्ट ईयर के जितने भी बैलेंसेस होते हैं उनको क्लोज किया जाता है और उन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए क्या किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है. सो व्हाट इज अ ओपनिंग एंट्री? सो ओपनिंग एंट्री will be passed at the beginning of each year as follows. यानी ओपनिंग एंट्री हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं हर साल के बिगिनिंग में. किस तरह से, जिस तरह से मैं कराने जा रहा हूं. कैसे होता है, इसकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट. और किस तरह का एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू कैपिटल. ओके, और जनरली जो कैपिटल होता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है, एंड सन्ड्री एसेट्स मतलब डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स. जैसे कैश अलग है, बैंक अलग है, डेटर्स अलग हैं, ठीक है. सो जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे दें, जैसे आप अकाउंटिंग क्वेश्चंस बनाते थे तो जितने भी एसेट्स होती थी लास्ट ईयर की, जैसे कैश, तो उसको डेबिट कर दें. डेटर है, उसे हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है. और आपका सपोज मान लीजिए स्टॉक है, उसको भी डेबिट कर देंगे. आपके पास फर्नीचर है, उसको भी डेबिट कर देंगे. ओके, और ये सब कब होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. यानी इसकी एंट्री कब पास होगी, 2021 अप्रैल 1, ठीक. और भी ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बैंक अकाउंट, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. टू सन्ड्री लायबिलिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ लायबिलिटी, जैसे कि क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, लोन, आपने लोन लिया, ठीक है. सो ये सारी चीजें आपके क्रेडिट के एस्पेक्ट्स होते हैं, और जो बच जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में शो करते हैं. जनरली यू नो वेरी वेल कि जो कैपिटल होता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है. बैलेंसिंग फिगर मतलब सब चीज घटा, मतलब एसेट्स में से जब हम एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल. सो द जर्नल एंट्री विल बी बिग ओपनिंग एंट्री पास्ट. इसका जो नरेशन होता है वो क्या होता है, बिग ओपनिंग एंट्री पास्ट. सो दीज आर द सिंपल एंड शॉर्ट information related to the opening entry. Please note down in your copy properly. So after discussing a lots of the important topic related to the books of original entry, that is in general, and you can see that how any organization record the banking transaction in the books of the business, as well as we discuss the various important concept
related to the opening entry. So now after discussing such type of the important concept, let's we move to the entries related to the specific situations. So the next topic is entries related to the specific situation. बेसिकली कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेट करती है. स्पेसिफिक सिचुएशंस लाइक बैड डेब्ट्स, रिकवर्ड, like the insolvency of customer. मतलब आपने किसी को सामान बेचा है और उससे आपको पूरा पैसा नहीं मिल सकता, या इंसॉल्वेंसी ऑफ बिजनेसमैन. इसके अलावा भी कई तरह के स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस को हमें आइडेंटिफाई कर समझ कर जर्नल एंट्रीज पास करना. सो द फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी अ बैड डेब्ट्स. सो व्हाट इज बैड डेब्ट्स? यू नो वेरी वेल. आपने पढ़ा हुआ है बैड डेब्ट्स के बारे में. व्हेन any amount irrecoverable from debtor. मतलब कि जब कोई अमाउंट हम अपने डेटर से रिकवर नहीं करा पाते, इट मीन्स व्हेन एंड एनी अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर. जब हम अपने डेटर से अमाउंट रिकवर नहीं करा पाते हैं तो उसे कहलाता है बैड डेब्ट्स. सो इन केस ऑफ द बैड डेब्ट्स किस तरह सिचुएशंस में हम एंट्री पास करते हैं? द एंट्री विल बी अ बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर. डेटर मतलब जिसको हमने गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट पे. अब हमने गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट में, सो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि उनसे हमें पैसा मिलेगा आफ्टर अ सम टाइम. तो जब पैसा मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पैसा नहीं मिला तो इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स. ओके, सो द सेकंड इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. व्हाट इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड? बेसिकली कभी कभी क्या होता है, कुछ डेब्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम मान लेते हैं कि वो बैड डेब्ट्स डिक्लेयर हो गया. मतलब वी एज्यूम दैट कि अमाउंट विल बी बैड, मतलब वो पैसा हमें फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है, तो फ्यूचर में नहीं मिलेगा. लेकिन अगर इन फ्यूचर वो पैसा हमें मिल जाता है तो इट्स कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. सो व्हाट इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड? समटाइम्स द अमाउंट विच इज ऑलरेडी राइट ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स, समटाइम्स द अमाउंट विच इज ऑलरेडी राइट ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स, यानी वो पैसा जो हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि वो राइट ऑफ हो चुका है एज अ बैड डेब्ट्स, यानी उसे हमने बैड डेब्ट्स मान लिया. लेकिन इन फ्यूचर वो पैसा हमें फिर से मिल जाए. अगर वो पैसा हमें फिर से मिल जाता है तो इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. ठीक है. सो इस सिचुएशन में द जर्नल एंट्री विल बी योर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज हैं. उसके साथ एक और प्रोविजन आपने देखा होगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर. यू नो वेरी वेल, जब भी कोई कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वी कुड नॉट रिसीव द फुल पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर. यानी इस सिचुएशन में हम अपने कस्टमर से या अपने डेटर से पूरा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते. सो जितना पैसा हम रिकवर करा लेते हैं इट विल बी शोन इन द कैश अकाउंट डेबिट, और जितना नहीं करा पाते हैं इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स. और जब इंसॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस होता है, कोई बिजनेस अगर इंसॉल्वेंट हो जाए यानी हम उसको पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ड्यू टू द एनी रीज़न वी कुड नॉट पे द ऑल द अमाउंट टू द थर्ड पर्सन, यानी हम पूरा पैसा नहीं दे सकते आपको. तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली
हम क्या करते हैं, when business man becomes insolvent, बिजनेसमैन क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। जब बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, इस सिचुएशंस में बेसिकली हम क्या करते हैं, फुल अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं टू इट्स ओन डेटर, सो टू इट्स ओन क्रेडिटर, हम अपने क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट नहीं कर पाते। सो इस सिचुएशन में, सो इन दिस सिचुएशन द जर्नल एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जिसे हमें पेमेंट करना है, टू कैश और बैंक, जितना हम पे कर पाते हैं सो उसे हम लोग कैश और बैंक में कर लिखते हैं, और जिसे हम पे नहीं कर पाते हैं, जिसे हम फुल पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग किस पे लिखते हैं, डिफिशियंसी अकाउंट पे। अगर नहीं मिला बैड डेब्ट्स, पूरा पेमेंट नहीं कर पाए तो इट इज कॉल्ड डिफिशियंसी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद है हमारी कुछ स्पेशल एंट्रीज, इसके अलावा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इंसॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, जब हम पूरा पेमेंट नहीं कर पाते हैं, इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज हैं, उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। What is outstanding expenses? Any expenses which are due but not paid. कोई expense जो ड्यू है लेकिन अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो कोई भी expense जो ड्यू है लेकिन हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, so in this situation it is our liability and the journal entry will be a expense account debit to outstanding expense. So the first journal entry will be a expense account debit to outstanding expense. Second is prepaid expenses. Outstanding expense any expenses which are due but not paid. So उसकी journal entry होगी expense account debit to outstanding expense. Prepaid expense क्या होती है, हमारी liability, हमारी assets होती है, तो इसकी journal entry होती है आपकी prepaid expense account debit to expense। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, सो लायबिलिटी को हम लोग क्रेडिट करते हैं, और प्रीपेड इज अ एसेट, सो प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमने और भी काफ़ी चीज़ें बताई थी, जैसे एक्रूड इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव, कोई भी इनकम जो मिल गई है, जो अर्न कर लिया गया है लेकिन वो अभी आपको मिली नहीं है, तो एक्रूड इनकम की जनरल एंट्री क्या होगी, ये भी आपके एसेट्स होती है। सो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। एंड नंबर 4 एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है, एनी इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव। सो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, और एडवांस इनकम की एंट्री क्या होगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। क्योंकि एक्रूड इनकम इज एसेट्स, सो एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं, और एडवांस इनकम इज योर लायबिलिटी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। So please note down all 4 entries, and all the 4 entries are very important entries. So in today's video हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया the very important concept that is in recording of banking transactions, और उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हम अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो बैंक से पे करना हो, चाहे बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव करना हो, गुड्स परचेज करना हो, सेल करना हो, और उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज लाइक बैड डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम एंड मैनी मोर।
So I request you to each and every student, please note down all the things in a copy properly in a suitable format. Okay, and please solve the practical problem given in your book, which are given at the end of your exercise. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Take care. Goodbye.